हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित अगला टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से संबंधित हम सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि राष्ट्रपति से संबंधित सभी एग्जामों में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन रॉन्ग होने की संभावना नहीं रहेगी। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो यानी इसका पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। आपको पता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, राज्य का एक प्रमुख व्यक्ति होगा जिसे राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया जाएगा। उसका उल्लेख आर्टिकल 52 में किया गया है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों को विषय में सूचित करता है। और तो स्पष्ट के प्रश्नगत दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए क्या है? बाध्य है। जो ये है आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के अंतर्गत है। यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 क्लॉज 1 राष्ट्रपति को इस बात का सीमित अधिकार प्रदान करता है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को सामान्य तौर से माने या अन्यथा उसको मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए लौटा दे। किंतु ऐसे पुनर्विचार के पश्चात यदि मंत्रिपरिषद द्वारा उसे सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होता है। यानी आम भाषा में इसे कहें, जब लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा, ठीक है, पर कोई भी बिल राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? एक बार के लिए उसे लौटा सकते हैं। लेकिन वही बिल जब लोकसभा या राज्यसभा के माध्यम से दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको पास करने के लिए बाध्य होते हैं। ये आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में कहा गया है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, साथ ही शेयर करें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उसका निर्णय कौन करता है? तो इसमें भारत का निर्वाचन आयोग दिया गया है, लेकिन भारत का निर्वाचन आयोग नहीं होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। चुनाव विवाद से संबंधित याचिका निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य ही दायर कर सकता है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया जाता है। और आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। यानी 54 में आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रोसेस होती है उसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय को समावेदन करने के अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो किसमें है? राष्ट्रपति में। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय को समावेदन करने के अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। परंतु भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यानी देश में बाह्य आक्रमण या आपातकाल की जब स्थिति होती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, यानी उनको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन
आर्टिकल 20 और 21 जो है ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे, ये हमारे जीवन के अधिकार से संबंधित हैं, इसीलिए इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन और कारण दिया गया है, तो देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को हम नहीं चुनते, राष्ट्रपति को हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं, इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से चुने जाते हैं। और कारण है इसका, सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्याध्यक्ष केवल नाममात्र अध्यक्ष होता है। ये भी राइट आंसर हो जाएगा। सरकार के संसदीय स्वरूप में जो राज्याध्यक्ष होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो केवल क्या होता है, नाममात्र का अध्यक्ष होता है। यानी प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम होता है, यानी यूएसए के संविधान में राज्याध्यक्ष प्रमुख होता है और संसदीय शासन प्रणाली में ये क्या होता है, नाम मात्र का होता है। यानी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट होने चाहिए। हाँ, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। आप देख सकते हैं भारत के स्वतंत्रता के बाद सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया, जिसमें राज्याध्यक्ष केवल नाममात्र का अध्यक्ष होता है। यहाँ वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है, इसीलिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा संपन्न होता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से। अगला है हमारा, नीचे दो कूट दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति सीधे नहीं चुना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले हम इसे आपको बता चुके हैं कि भारत का राष्ट्रपति सीधे नहीं चुना जाता है। और कारण है इसका, संविधान निर्माता संसदीय शासन की स्थापना करना चाहते थे, तो ये भी कारण भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये आर्टिकल 54 कहता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना निम्न कारणों से की है, जैसे व्यवस्था से निकटता के लिए, उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता देने के लिए, विधायिका और कार्यपालिका के टकराव को रोकने के लिए, और भारतीय समाज की प्रकृति के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि अभिन्न अंग इसीलिए है क्योंकि वह संसद के दोनों संयुक्त सदनों की क्या करता है, बैठक को बुलाता है। प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद वह दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करता है और वह लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी तीनों इसमें राइट हो जाएंगे, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आप देख सकते हैं यूपीएससी और यूपी पीसीएस एसीएफ आरओ मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारतीय संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है और भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो अन्य सदन राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। और राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। और प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद तथा प्रत्येक वर्ष वह दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। और प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। प्लीज आप लोग वीडियो को साथ ही नोट डाउन भी करें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किस आधार पर हटाया जाता है राष्ट्रपति को, महाभियोग का मतलब है इम्पीचमेंट, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान के उल्लंघन पर। ठीक है, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को हटाया तो जा सकता है, लेकिन संविधान का उल्लंघन किस आधार पर किया इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन अतिक्रमण करने के लिए उसे पद से हटाया जा सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में संविधान के उल्लंघन के अर्थ को परिभाषित नहीं किया गया है, अर्थात इसका उल्लेख संविधान में नहीं है कि किस प्रकार राष्ट्रपति ने उल्लंघन किया। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये पार्लियामेंट यानी संसद डिसाइड करेगी कि उल्लंघन संविधान का हुआ है या नहीं हुआ है। और राष्ट्रपति महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्य, यानी जिस सदन में प्रस्ताव पहले लाया जा रहा है उसके 1/4 सदस्य लिखित रूप में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित रूप में नोटिस देंगे, सूचित करेंगे। और वहीं महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद, यानी मोर देन 2/3 विशेष बहुमत
स्पेशल मेजोरिटी के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिससे इन आरोपों की जांच कर सकें, और यदि जांच में आरोपों को सही पाया जाता है तो इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है। तो राष्ट्रपति के प्रस्ताव पारित होने की तिथि, यानी जिस दिन राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, ठीक है, तिथि पारित होने की तिथि होती है, उसी पद से उसी दिन से वह हट जाते हैं, यानी उसे पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे और उससे पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष थे। उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1977 के राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी देश के इतिहास में अकेले ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्हें निर्विरोध चुना गया, और राष्ट्रपति चुने जाने के पहले वे लोकसभा के स्पीकर थे। अगला है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं तो देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी राइट हो जाएगा। और दिल्ली और पांडिचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, यानी विधान परिषद से इसका कोई संबंध नहीं है। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अब पहला, दूसरा, तीसरा किसमें है? बी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान है, आर्टिकल 54 में। और इस आर्टिकल के तहत निर्वाचक मंडल के सदस्य जो होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और संविधान के 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिल्ली एवं पांडिचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में कौन से सही हैं, उन्हें चूज करना है। तो पहला है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, तो ये राइट हो जाएगा। और राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दिया गया है नहीं निभाते हैं, ठीक है। दोनों यानी विधान परिषद के पार्टिसिपेट राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं करते हैं, इसलिए दूसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा, केवल पहला राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि परोक्ष विधि से यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न होता है। पहला, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में केवल इलेक्टेड मेंबर यानी निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, यानी राज्य विधानसभा जो है उसके सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला हमारा, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2017 में। तो किसको देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर जो होता है राष्ट्रपति को देते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। यानी आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को अविलंब दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस और मेडिकल ऑफिसर 2018 में पूछा गया है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5। आप देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के अंतर्गत
परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है और आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 2 श्रेणी के मामलों में राय लेने को बाध्य है या अधिकृत है। पहला है सार्वजनिक महत्व के मामले और दूसरा है पूर्व संविधान संधि, करार, वचनबद्धता और लाइसेंस या इसी तरह के अन्य मामले। आप इसको आम तरीके से आम भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति यानी राष्ट्र से संबंधित कोई मामला है उसमें आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, और आम भाषा में देश का प्रथम नागरिक है। ठीक है, नैतिकता के नाते सलाह दे देता है और वही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति उस सलाह को चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं और चाहे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, यानी राष्ट्रपति सलाह सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, और वहीं राष्ट्रपति को सलाह देने के बाद उस सलाह को राष्ट्रपति एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये इसका प्रावधान संविधान में कहीं भी नहीं किया गया कि बाध्य है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों के नहीं, राइट रॉन्ग हो जाएगा, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट मेथड से आनुपातिक प्रतिद्वंद प्रणाली, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है यानी अप्रत्यक्ष रूप से करती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को या उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है, वर्तमान में अभी राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए थे, मैं इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं वीडियो में। तो अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो उनको राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए जहां से भी लड़ रहे हैं उनके 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 प्रस्ताव का मतलब है 50 मौखिक रूप में 50 सपोर्टर होने चाहिए आपके, और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 अनुमोदक का मतलब है लिखित रूप में, ठीक है, लिखित रूप में 50 अनुमोदक यानी सपोर्टर होने चाहिए। 50 मौखिक रूप में, 50 लिखित रूप में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति सम्मिलित नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, यानी सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इसमें जो है मनोनीत व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लोग, ठीक है, तो सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? एक निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है 95, 94 और 2017 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? तो कौन कौन से हो जाएंगे? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण से संबंधित। भारत का एक राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन माध्यम से चुने जाते हैं, और कारण है इसका, एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो इसका ए और आर दोनों राइट हो जाएगा, ठीक है, और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को बता दिया गया है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, यानी विधानसभा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, चाहे उसके निर्वाचित सदस्य हो चाहे उसके मनोनीत सदस्य हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है?
तो देखते हैं इसमें, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, ये राइट हो जाएगा। और राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो उत्तराधिकारी यानी दूसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल की समाप्ति तक वह पद पर बने रहते हैं। और निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर, अर्थात यानी निर्वाचक मंडल में कुछ व्यक्ति नहीं आते हैं तो उनके आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को कैंसिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। वोटिंग तो होगी, चाहे कम वोटों में होगी, तो ये डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण से संबंधित निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं ये तीनों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 324 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 324 खंड 1 के अनुसार संसद प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो कहां? भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अंतिम डिसीजन कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को भी सुप्रीम कोर्ट में ही सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं और उसका फैसला अंतिम फैसला होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 23 को देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरा, उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए। पहला इसमें रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल। क्यों हो जाएगा? उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। भारत में यह प्रथा प्रचलित नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। ये प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी वो भारत में नागरिकता प्राप्त करके भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और वही बात करें, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा उल्लेख है। और यही बात अगर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में के पक्ष में पूछी जाती तो ये राइट हो जाता, क्योंकि अमेरिका के संविधान में वहाँ के नागरिक, जन्म से वहाँ का नागरिक होना राष्ट्रपति के लिए मैंडेटरी है यानी अनिवार्य है, और भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। और दूसरा है, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए 35 एज जो है होनी चाहिए। और तीसरा है, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये भी प्रावधान नहीं है। आप देख सकते हैं, संविधान के आर्टिकल 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होता है जब वह भारत का नागरिक हो। पहली शर्त यह है कि भारत का नागरिक हो, चाहे जन्म से हो या बाद के हो, भाई नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। या इसमें कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना चाहिए नहीं कह रहा है, उसके लिए योग्य होना चाहिए, यानी इलेक्शन जीतने के बाद भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी अगला फोर्थ है, भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद न धारण करता हो, ठीक है। और ये लाभ का पद जो होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन नहीं किया गया है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया कि लाभ का पद है क्या, ठीक है। ये संसद या पार्लियामेंट अपने अनुसार करती है। और वहीं संविधान के नागरिकता संबंधी प्रावधानों के अनुसार किसी संवैधानिक प्राधिकारी के लिए मात्र भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 35। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ठीक है। यानी जिस भी सदन के सदस्य हैं, उस सदन के सदस्यता उनको निर्वाचित होने के बाद छोड़नी पड़ती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक साथ आप दो पदों में नहीं रह सकते। भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद के निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं बताई गई हैं।
उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, उसके पास सरकारी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, उसे संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाए तो उसका संसद या विधानमंडल में जो स्थान है वह उसी दिन से रिक्त समझा जाएगा जब वह राष्ट्रपति के पद की शपथ लेकर अपना पद ग्रहण करता है। यानी जब तक शपथ नहीं लेता तब तक एज ए मेंबर उस जिस सदन से आया है उसका रह सकता है। यानी जिस दिन राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेगा उसी दिन से उस पद को समाप्त माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो इसका राइट आंसर इसमें एक भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो है इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। यानी आप देख सकते हैं इस अधिनियम में 5 जून 1997 को संशोधन कर पहले इसमें 10 मतदाताओं का था, ठीक है, 10-10 का 10 प्रस्तावक होने चाहिए, 10 अनुमोदक होने चाहिए। लेकिन 5 जून 1997 में संशोधन करा और अब राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावक और उतने ही मतदाताओं द्वारा अनुसमर्थित होना यानी अनुमोदक होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो प्रारंभ माना जाता है शपथ ग्रहण के दिन से माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जिस दिन से चुनाव लड़ता है उस दिन से नहीं, जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तब से 5 साल काउंट किए जाते हैं। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा की गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत के प्रधान न्यायाधीश। यानी देश में ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं, एक बार ऐसा हो चुका है देश में, ठीक है। तो अगर वर्तमान की बात करें, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। अगर ये दोनों वर्तमान में नहीं है यहाँ पे, ठीक है, किसी कारणवश नहीं है, तो पदभार संभालेंगे सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। आप देख सकते हैं आर्टिकल 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, और यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या वो भी नहीं है या उसके उपस्थित न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादन करेगा। ऐसी स्थिति एक बार बनी थी जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी बतौर राष्ट्रपति कार्य करने लगे तथा बीबी गिरी राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार बने, तब मुख्य न्यायाधीश जो है एम हियातुल्लाह ने बतौर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त होने पर भारत के नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त होने पर भारत के नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी देश में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, राष्ट्रपति उपस्थित नहीं रह पाते हैं और उपराष्ट्रपति संभालेंगे कार्यभार, और उपराष्ट्रपति भी अगर उपस्थित नहीं रहते हैं तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश उनका कार्यभार संभालते हैं। अगला है हमारा, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। किसी कारणवश देश में राष्ट्रपति का स्थान जो है रिक्त है तो ये अनिवार्य है कि उसका जो है स्थान जो है 6 मंथ यानी 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 62 क्लॉज 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या फिर पद से हटाए जाने अन्य कारण से हुए उसके पद से रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। यानी 6 मंथ जो है मैंडेटरी है, और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति आर्टिकल 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक
पद धारण करने का हकदार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान की बात कर रहा है। तो वहाँ पे राष्ट्रपति का प्रावधान लोकसभा यानी राज्यसभा किसी भी सदन में रखा जा सकता था, लेकिन उपराष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति का हटाने का जो प्रावधान है, जो प्रस्ताव है, वो केवल राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाता है, क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया हो। साथ ही लोकसभा भी सहमति दे दे और संकल्प को प्रस्तावित करने की 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। यानी जो रूल राष्ट्रपति को लागू होता है 14 दिन पहले, प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले सूचना देना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यानी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में यहाँ पे एक अलग नियम है। यहाँ पे लोकसभा के मनोनीत और निर्वाचित और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, और राष्ट्रपति के संबंध में केवल निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 66 क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान क्या होता है, गुप्त मतदान होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का संबंध जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होता है। यानी संसद के लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों के द्वारा, मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल गठित होता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल गठित होता है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित निर्वाचन को डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं यानी पार्टिसिपेट होते हैं, और वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा की जाती है। और वहीं बात करें संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो होते हैं निर्वाचित और मनोनीत, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखते हैं कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो। और कारण है इसका, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
यानी ए और आर दोनों राइट हो जाएंगे। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसीलिए कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अनिवार्य योग्यता धारण करता हो। आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्य तभी होगा जब वह, पहली शर्त है कि भारत का नागरिक हो, दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और तीसरा है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। यानी निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब है पद के अनुसार, यानी उसके लिए उपराष्ट्रपति को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता, कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। वो जैसे ही उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जाते हैं, उसी दौरान वो राज्यसभा के पद के सभापति अपने आप ही बन जाते हैं। इसीलिए उन्हें पदेन सभापति के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन से तय करता है? तो कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा आर्टिकल 71 क्लॉज 1 के तहत उसकी जांच और विनिश्चय के उपरांत उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय का विनिमय संसद विधि द्वारा कर सकेगी। और क्लॉज 2 में कहा गया है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उसके पहले किए गए कार्य इस घोषणा के कारण अविधि मान्य नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, यानी वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, संविधान के आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है और वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया है तथा 5 वर्ष पूरे हो जाने पर तब तक पद पर बना रहता है जब तक नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता है और 5 वर्ष से पूर्व भी वह अपना पद त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा दे सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, यानी भारत का उपराष्ट्रपति। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 64 यानी अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष होगा, ये आर्टिकल 64 कहता है। अगला है, भारत का उपराष्ट्रपति, नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो कौन कौन से इसमें राइट हैं देख लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला जो उच्चतम प्रतिष्ठित अधिकारी होता है वो राष्ट्रपति होता है और दूसरा भारत का उपराष्ट्रपति, और उसके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, बिल्कुल ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य को करता है, ये भी राइट हो जाएगा। और फोर्थ है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी इन तीनों सिचुएशन में, जब राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं या फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है या फिर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, इन तीनों सिचुएशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए इसमें चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 66 क्लॉज 1 राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है।
वह राज्यसभा का पदेन सभापति आर्टिकल 64 के अनुसार होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। हालांकि वह राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना सभापति का कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कहा जाता है कि वह उस सदन का सदस्य ना होते हुए भी उसका पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? तो देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला और फोर्थ जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, तो किसी राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं। ठीक है, तो इसलिए दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा जो है, उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति। नहीं, राष्ट्रपति का कार्यकाल उतना नहीं होता जितना राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, इसीलिए जो है ये दूसरा और तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। पहला और फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, न कि विधायिका और न कि लोकसभा, जिसे जनता का सदन कहा जाता है। यानी लोकसभा से उपराष्ट्रपति का कोई संबंध नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, अर्थात लोकसभा का साधारण बहुमत से। अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, और राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई हो। ये 14 डेज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, तो आंसर होगा 14 डेज। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है पद ग्रहण की तिथि से, और वहीं बात करें राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन नहीं थे पूछा गया है। जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति थे। गोपाल स्वरूप पाठक भी भारत के उपराष्ट्रपति थे। एम हियातुल्लाह भी भारत के उपराष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष थे और उसके बाद भारत के निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया था। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के स्वरूप में जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक और एम हियातुल्लाह का नाम आता है, जबकि नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति पद के रूप में चुने गए थे। निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, यानी इनके अपोज में कोई व्यक्ति नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे तथा इनको दूसरे राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकेंड राष्ट्रपति। इनका जन्म 5 सितंबर, यानी 5 सितंबर को पूरा राष्ट्र जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृत के ज्ञानी, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक के साथ साथ एक हिंदू विचारक भी थे। इन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे, इसीलिए 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इनकी याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? तो देखते हैं, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।
वह राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के बहुमत के प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है, न कि लोकसभा के, क्योंकि वह लोकसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की अवश्य सहमति होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी राज्यसभा के द्वारा जब प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो सहमति के लिए लोकसभा के पास जाता है और लोकसभा की उसमें सहमति होनी आवश्यक है। और अंतिम है, वह अपना कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ेगा। तो ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वह अपना कार्यकाल जो है पद की अवधि की समाप्ति होने के बाद भी बना रहता है जब तक अगला उपराष्ट्रपति पद धारण नहीं करता। इसलिए डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की इससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। संविधान के आर्टिकल 67 क्लॉज 3 उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे देखते हैं एक्सप्लेनेशन का। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये आर्टिकल 66 क्लॉज 1 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन नहीं थे पूछा गया। वी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति हो जाएंगे और जाकिर हुसैन भी थे। यानी फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये भारत के राष्ट्रपति थे। आप देख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपतियों का क्रम इस प्रकार है। पहले जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे 1952 से 1962 के बीच, और दूसरे जाकिर हुसैन, और तीसरे वी गिरी, चौथे एस पाठक, और फिफ्थ थे BD जत्ती, और सिक्स थे M हियातुल्ला, उसके बाद R वेंकटरमन, फिर उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद KR नारायण जो बाद में राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए, और उसके बाद कृष्णकांत के बाद BS शेखावत के बाद मोहम्मद हामिद अंसारी, और मोहम्मद अंसारी के बाद वर्तमान में जो थे वेंकैया नायडू, और अभी वेंकैया नायडू ने अपना पदभार जो है समाप्त करके जगदीप धनखड़ को दिया गया है। उपयुक्त सूची से स्पष्ट है कि फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने, जबकि 1974 यानी इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974 में वे राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प लाया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो हटाने का प्रावधान है वह कौन से सदन में लाया जाता है? राज्यसभा में, यानी अपर हाउस में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का हटाने का प्रावधान केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा के लिए केवल सहमति के लिए जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो आर्टिकल 64 के तहत भारत की राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। परंतु उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, जिसमें लोकसभा की भी सहमति होती है। इसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के संबंध में 14 दिन यानी 14 डेज पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।